नमस्कार दोस्तों, बेनीवाल। आज बात करते हैं अमेरिका, इजराइल इतने शक्तिशाली देश होने के बावजूद भी ईरान को पिछले 15-16 दिन हो गए जो डिफीट होनी चाहिए थी वो ईरान की नहीं कर पाए। इसके पीछे क्या कौन सी वार डॉक्ट्राइन है जो काम कर रही है, उस पर थोड़ी बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो मुझे आशा है आप सब देखेंगे और समझेंगे। मैंने आज संडे है तो मैं चलो इस पर थोड़ा रिसर्च किया, क्या रीज़न क्या है और क्यों नहीं वो जो है ना, जितनी जो सफलता इजराइल और अमेरिका जो कि दुनिया के सबसे मजबूत देश हैं, दोनों ईरान के ऊपर हमलावर हैं, हमला कर रहे हैं, लेकिन जो अपेक्षित रिजल्ट था वो नहीं आया। इसके क्या कारण है? ईरान की जो मौजिक डिफेंस डॉक्ट्राइन है आधुनिक युद्ध में बदल रही है। उस डॉक्ट्राइन की वजह से वो पूरे युद्ध को ही बदल के रख दे रहे हैं। कई दशकों तक यूनाइटेड स्टेट की सैन्य रणनीति जो थी वो एक सेट पैटर्न पे थी और उसी पैटर्न पे वो लोग इराक में गए, लीबिया में गए और वहाँ भी जाके उन लोगों ने सत्ता परिवर्तन करने के लिए जो शीर्ष नेतृत्व था वहाँ का, सद्दाम हुसैन को पकड़ के फांसी दे दिया, पूरा समीकरण बदले हो गए। इसी तरह लीबिया में भी कर्नल गद्दाफी को फांसी दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, तो वहाँ का भी जो पूरा सेटअप था वो डिस्टर्ब हो गया और चला गया। इसीलिए इसी तरह जन सीरिया में भी यही रणनीति अपनाई। भाई वहाँ का शीर्ष नेतृत्व तो एक बार एलिमिनेट कर दिया तो बस उसके बाद पूरा सिस्टम जो है ना, जो व्यवस्थाएं हैं वो टूट जाती हैं, हो जाती है। और इसमें भी जो है इन लोगों ने ईरान में कोशिश वही करी, वही रणनीति के तहत इन्हें अटैक मारा, लेकिन ईरान ने कई दशकों तक, लगभग 2 दशकों से वो अमेरिका की युद्ध रणनीति थी उसको जो है स्टडी कर रहे थे और कैसे उसका हल निकाला जाए, कैसे उनके जो एक सेट पैटर्न है सत्ता परिवर्तन का, रिजीम परिवर्तन का, उससे कैसे बचा जाए, अपने आप को कैसे बचाया जाए। और उसको ही उन्हें जो है जो वहाँ की जो IGRA जो है रिवोल्यूशनरी गार्ड है उनने जो है रणनीति को बदलना शुरू किया लगभग 2000 के आसपास से। और इसके जो है ना वहाँ के जो IRGC के जो प्रमुख थे मोहम्मद अली जाफरी, उसने ये रणनीति बनाई जिसका निष्कर्ष ये निकला कि सेना में पूरी तरह जो है उसने ये रणनीति बनाई कि सेना को एक ही कमांड के अंदर नहीं रखना चाहिए। एकीकृत कंसोलिडेटेड जो कमांड होती है, एक भाई एक जनरल साहब है उसी का पूरे सेना पे पूरा इंडिपेंडेंट रहेगा, तो उनने उस रणनीति को चेंज कर दिया और उसने डिसेंट्रलाइज किए पावर। लगभग 31 ऐसी यूनिट बनाई जो इंडिपेंडेंट काम कर सकती हैं। एक तो तेहरान को बचाने के लिए लगाई, बाकी जो है उनने अपनी जो हर एक स्टेट में एक यूनिट बनाई और वो यूनिट इंडिपेंडेंट, उनके पास इंडिपेंडेंट मिसाइल्स हैं, इंडिपेंडेंट जो है उनके जो है ड्रोन हैं और इंडिपेंडेंट रणनीति बनाने वाले एक कमांडर हैं। और एक ऐसी स्थिति में अगर पहुंचते हैं कि शीर्ष नेतृत्व जो है उनका जो टॉप कमांडरशिप लीडरशिप है वो एलिमिनेट हो जाती है, तो ये यूनिटें इंडिपेंडेंट एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र हैं और काबिल भी हैं। और इसीलिए जो उनका एक झटके में इजराइल और अमेरिका ने उनके जो सारे जो टॉप लीडरशिप था उसको ख़त्म करने के बावजूद भी आज 15-16 दिन हो गए और ईरान जो है ना लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि उनने अपनी यूनिट जो है कमांड जो इंडिपेंडेंट बनाई, हर यूनिट को एक सफिशिएंट पावर दी, सफिशिएंट हथियार दिए, इंडिपेंडेंट मिसाइल्स दी, इंडिपेंडेंट ड्रोन दिया, कंबाइंड ड्रोन और मिसाइल सिस्टम नहीं था। उनका पूरा सिस्टम जो है ना
इंडिपेंडेंट रखा, ताकि जो शीर्ष लीडरशिप से कोई आदेश कम्युनिकेशन टूट जाता है या कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है या शीर्ष लीडरशिप उसका ख़त्म हो जाता है, तो वो इंडिपेंडेंटली अपना एक्शन में जारी रखें। और यही वजह है आज यूएस और इजराइल अटैक पे अटैक करने के बावजूद भी वो रिटेलिएशन की शक्ति है, क्योंकि उनने डिसेंट्रलाइजेशन कर रखा है पूरी पावर का, कोई एक जगह नहीं है, सेंट्रल कमांड एक ही करता है, जो कमांड उन्हें ख़त्म करके उसे पूरे जो है ना सेना को 31 भागों में बांट दिया और 31 के 31 यूनिट जो है इंडिपेंडेंटली एक्शन करने की स्थिति में है। मोजेक डिफेंस सिद्धांत जो डॉक्ट्राइन है मोजेक, ईरान ने मोजेक डिफेंस नाम की रणनीति बनाई है और जिसमें सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़े बन के, ये मोजेक क्या, छोटे छोटे टुकड़े बन के एक बड़ी तस्वीर बनती है, उसको मोजेक नाम दिया हुआ है। और एक केंद्रीय कमांड की जगह ईरान ने अपनी जो ना मैं बताया आपने को पहले भी 31 अलग अलग यूनिटों को बनाया और वो 31 यूनिट इंडिपेंडेंटली सफिशिएंट मात्रा में हर क्षेत्र में उसके पास अपनी एक शक्तियां हैं, अपने रिसोर्सेज हैं जिनके ऊपर बल पे वो आज भी एक्शन में हैं। विकेंद्रीकरण जो डिसेंट्रलाइजेशन का उसका फायदा ये हुआ कि अगर एक लंबा युद्ध चलना करना पड़े तो उसमें वो लड़ते रहें। और इस युद्ध में ईरान जो है यही सिद्धांत पकड़े हुए है कि दे आर नॉट फॉर विनिंग, दे आर नॉट फाइटिंग फॉर द विनिंग, दे आर फाइटिंग फॉर द सर्वाइवल। और जो सर्वाइवल के लिए लड़ाई करता है उसको लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए एक अलग इंडिपेंडेंट इकाई के रूप में काम करने का अधिकार और क्षमता दोनों हैं। दूसरा, एक अगर सामने वाला जो अटैकर है वो ये सोच के आता है कि हम एक जैसे अमेरिकन पॉलिसी रही है एक छोटे युद्ध में फटाफट करके रिजिम चेंज कर दें और उसके बाद अपने हिसाब का जो वहाँ पे सत्ता दे दें किसी ऐसे आदमी को जो आपकी बात माने, और उसी को तहत ये काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ईरान में उनको उल्टा पड़ गया, इनने अपनी सेंट्रलाइज कमांड की बजाय डिसेंट्रलाइज कर रखा है। और सब दूसरा, इनकी भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी हैं कि वो अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, रेगिस्तान है, पहाड़ है और डेजर्ट है, और उनमें नीचे अंडरग्राउंड इन लोगों ने पूरे देश में सुरंगें जो है बहुत डीप में है, उन पर पेनिट्रेट करना इनके लिए एक तो लोकेट करना और उसके बाद पेनिट्रेट करना वेरी डिफ़िकल्ट। और यही कारण है कि अभी ट्रम्प किसी तरीके से इस युद्ध से निकलने की कोशिश में है। अगर वो उसको कोई न कोई बहाना चाहिए निकलने के लिए, और बार बार वो सब चीज़ों के लिए दूसरे देशों, चीन को कह रहा है कि आप, और यूरोपियन कंट्रीज़ को कह रहा है कि आप भी अपनी नौसेना भेजिए हमारी जो है ना मदद करने के लिए। लेकिन भाई दूसरे के पंगे में आज कोई जाने वाला नहीं है। ये ईरान का असल लक्ष्य ये है कि युद्ध को जितना लंबा खींचा जा सके खींचे, और उसी रणनीति पे वो काम कर रहे हैं। और उनका एक ही मकसद है किसी तरीके से युद्ध जारी रहे, और वो अमेरिका के लिए एकदम से खतरनाक साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। और पूरी दुनिया के लिए भी ये एक मुसीबत आने वाली है। जो एनर्जी सप्लाई लाइन है वो कटी हुई है, सबको मालूम है। देश में तो ज़्यादा हल्ला ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये मैं आज सोचा था कि उनकी युद्ध रणनीति क्या है, ये सोच विचार करके मैंने आपके सामने 2-4 बातें रखी हैं। आशा है आपको पसंद आएंगी। कमेंट और शेयर कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। जय हिंद।